आपको बहुत सारे फेसेस दिखते हैं, बोलते हैं ना कि हाउ मेनी काउज आर देयर, हाउ मेनी डॉग्स आर देयर, बहुत सारे व्हाट्सएप पजल्स आते हैं, देखे हो आप, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फेसेस, ऐसे किसी किसी को एक में बहुत सारे दिखते हैं, दैट इज बहु। किसी को सिर्फ एक ही वस्तु दिखती है, मींस यू कैन ओनली आइडेंटिफाई वन थिंग। अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता के हिसाब से अपन वो उसको डिवाइड करेंगे, दैट इज अल्प। अल्प मींस सिर्फ एक ही वस्तु का ज्ञान होना, मींस यू आर एबल टू कैच ओनली वन थिंग। जैसे अभी टीचर कंटिन्यूअस, हाँ बोलिए। मतलब चीज जैसे अगर कोई सामने 2-3 चीजें पड़ी है लेकिन उसमें से एक ही चीज का ज्ञान है कि भाई ये चीज है, बाकी चीजों का ज्ञान नहीं है। बस अभी जैसे आपको बोलते हैं कि अभी जैसे गेम खेल रहे हो, 10 थिंग्स, 10 चीजें रखते हैं, ठीक है ना, उसमें से 1% इतने शार्प होते हैं कि 10 चीज करेक्टली लाइन से बोलते हैं। कोई कोई सिर्फ एक ही चीज के ऊपर ध्यान रखते हैं तो सिर्फ एक ही चीज को बोलते हैं, दैट इज अ डिफरेंस। तो अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने कंसंट्रेशन के हिसाब से एवरीबॉडी मति अलग अलग होती है। तो ये मति ज्ञान में ही अवग्रह इरा मींस ओनली कि दिस इज आइडेंटिफिकेशन में इनके उपभेद है। तो फर्स्ट इज बहु, बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना, एंड अल्प इज ओनली एक ही वस्तु को ग्रहण, यू आर एबल टू कैच ओनली वन। सुने आपने बहुत सारे, आपने देखे बहुत सारे, बट आपने सिर्फ एक को ही ग्रहण, ठीक है जी। बहुविध, अनेक जातियों का अवग्रहवादी, जैसे हापुस लंगड़ा मीन्स ग्रुपिज्म। जैसे आपने एक चीज को समझ लिया, एक से ज्यादा चीज को समझ लिया एंड ग्रुप देम। जैसे अब आपने आम को भी देखा, आपने एप्पल को भी देखा, आपने ऑरेंज को भी देखा, बहुत सारे आमों को देखा एंड यू ग्रुप कि ये आम ये ग्रुप का है, ये आपूसी है, ये लंगड़ा की है। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे देखा एंड यू ग्रुप दीज आर ओनली टू बी प्लेड विद माउथ, वो तो माउथ ऑर्गन है, कोई हैंड ऑर्गन, कोई माउथ ऑर्गन, हैंड ऑर्गन, ऐसे अलग अलग वैरायटी होते हैं ना, जैसे म्यूजिक में। तो वैसे ही फ्रूट्स में, जैसे आपने आम देखा, बहुत सारे आमों को देखा, बट यू नो जब देखते ही आपको मालूम पड़ गया कि ये कैटेगरी का है, ये कैटेगरी का है, ये कैटेगरी। सो कैटेगराइजिंग थिंग्स इज कॉल्ड बहुविध। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसको ग्रहण कर लिया, बट यू इवन नो टू डिफरेंशिएट इट, मींस आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये ग्रुप में जाएगा, बहुविध। एक विध, एक ही जाति के अवग्रह, जैसे एक ही जाति का आम, लंगड़ा, बहु, अल्प का तात्पर्य वस्तु संख्या से है। अब किसी किसी की बुद्धि इतनी रहती है कि बहुत सारे आप आम का ग्रुप दे दीजिए, वो ग्रुप करके बोल देंगे ये दिस इज अल्फांसो, दिस इज लंगड़ा, दिस इज रस के आम, दिस इज चूस्ते के आम, वक्र केसरी, ये वो माइट ऑल दैट। एंड आप और एक इंसान को खड़ा और वो क्या बोलेगा, बस ये आप उसको बाकी क्या कैटेगरी है आई डोंट नो, दिस इज अल्पविद। क्लियर हुआ? अल्प मीन्स ही इज एबल, उनको मालूम है सभी आम ही है, वो उतना ज्ञान है, बट ही नोज ओनली वन वैरायटी ऑफ मैंगो, बाकी के मैंगोस को वो नहीं पहचानती। पर बहुविध वाला जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, वो क्या करेगा, ही विल सेग्रीगेट एंड ही विल टेल ये कैटेगरी का, ये कैटेगरी का। बहुत सारे वैसे रहते हैं जिनको जानकारी रहती है, तो दोस पीपल कम अंडर बहुविध। ओके ओके। नेक्स्ट इज क्षिप्र, क्षयोपशम की निर्मलता से शब्द आदि को शीघ्र से ग्रहण करना। अब आपका जब ज्ञानावर्णीय कर्म क्षयोपशम होता है, मीन्स थोड़ा बहुत क्षय हो जाता है, थोड़ा बहुत उपशम रहता है। वी नो ना, इसका उत्कृष्ट जगन्य स्थिति कितनी है, अंतर्मुहूर्त की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, ज्ञानावर्णीय की। हाँ, ज्ञानावर्णीय में अपन 3 बोले थे ना, एक उपशम, एक क्षयोपशम, एक क्षय, जी है ना? हाँ हाँ जी, पहले बताया था। हाँ, तो उसकी जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की है, औपशम्य की कितनी है, जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है, एंड सेकेंड वाले की जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट, पेज नंबर 6 पे है, देखिए 66 सागरोपम। हाँ ओके, ठीक है ना? तो क्षयोपशमिक बुद्धि, क्षयोपशमिक कर्म, जिसके कर्म कैसे होते हैं, थोड़े बहुत क्षय हो गए हैं, थोड़े बहुत उपशम में, अभी तो नहीं। तो अगर वैसा वाला जीव होगा जिसका क्षयोपशमिक कर्म है, तो वो कोई भी चीज को बहुत जल्दी से ग्रहण कर लेता है। जैसे अभी क्लास में 10 बच्चे होते हैं, हर एक की कैपेसिटी इज नॉट द सेम। कोई सिर्फ एक ही रीडिंग में समझ जाता है, कोई घर में जाने के बाद एक रीडिंग में समझता है, कोई सिर्फ उनकी मम्मी समझाए तो समझते हैं, कोई 10 बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाते।
दैट इज द डिफरेंस। सो अपने कर्म कैसे उदय में उसके हिसाब से अपने को ग्रास्पिंग पावर मिलता है। सो हर एक का ग्रास्पिंग पावर क्यों अलग है? क्योंकि उसके ज्ञानावरणीय कर्म इतने उसके साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर? सो इट इज नॉट नाउ, इट इज पूर्वकृत जो कर्म रहते हैं उसका भी बहुत असर पड़ता है अभी के बच्चों के कंसंट्रेशन के ऊपर। वो कोशिश बहुत करते हैं बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि दे नॉट एबल टू कंसंट्रेट। इट इज लाइक दैट। तो शयोपशम की निर्मलता से शब्द आदि को शीघ्र से ग्रहण कर लेना, दैट इज कॉल्ड क्षिप्र। क्षिप्र मीन्स तेज, एक्चुअली इट्स वेरी फास्ट, यू आर वेरी फास्ट। अक्षिप्र, अक्षिप्र मीन्स शब्द आदि को विलंब अथवा देरी से ग्रहण करना, उसका ऑपोजिट। क्षिप्र का ऑपोजिट है अक्षिप्र, मीन्स आप बोल तो रहे हो बट उसको समझ में नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे रहते हैं लोग कि यू टेल अ वर्ड, आप बोल दिए रहते हो, पूरा सेंटेंस बोल दिए रहते हो, उसके बाद दे विल अगेन आस्क यू द मीनिंग ऑफ दैट थिंग, वो चीज का मीनिंग पूछते हैं। तो वो अक्षिप्र, क्योंकि उनका ध्यान उस तरफ रहता भी नहीं है एंड वो जल्दी उसको ग्रास्प भी नहीं कर पाते। ठीक है, ध्यान रहता भी है तो जिनके कर्मों का उदय है तो वो उसको समझने में समय लगाते हैं। हाँ, समझने में समय लगता है बस। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इज अनिश्चित, वस्तु को बिना चिन्हों के ही जानने की क्षमता। जैसे अभी मैं आपको ये ड्रॉ करके बताती हूँ, आपने बहुत बार इसको देखा है, दिस इज वन साइन, आप क्या बोलेंगे? ये आम है। और किसी ने अभी तक आम को नहीं देखा है, बट मैं सिर्फ बोलूं कि आज मार्केट में आम आया मीन्स विदाउट इवन शोइंग देम द फोटो या पिक्चर, उनको मालूम है कि आम कैसे दिखता है। क्लियर? दैट इज मीन्स उनको चित्र या कोई पदार्थ की जरूरत नहीं है। अस्निग्ध मीन किसी चिन्हों या अनेक चिन्हों को जाना। निश्चित, अनिश्चित मीन्स वस्तु के चिन्ह को नहीं बताने पर भी उनको ज्ञान हो जाता है, मीन्स वो जान जाते हैं। निश्चित मीन्स किसी पदार्थ के चिन्हों को बताना। अब कोई है जिसने आम कभी नहीं देखा, तो मैं बोलूंगी जाओ मार्केट से ऐसे वाले जो शेप होते वो लेके, तो चिन्ह बताना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड अनिश्चित। दिस इज ओनली एग्जांपल ना, मैं कुछ समझाना इजी करने के लिए एग्जांपल्स दे रही हूँ जी। असंदिग्ध, असंदिग्ध मीन्स पदार्थ का संशय रहित ज्ञान। असंदिग्ध मीन्स विदाउट एनी डाउट हैविंग ज्ञान, ये आम ही है। आपको अगर दर्जन भी आपको बोलेंगे नहीं ये केला है या एप्पल है, फिर भी आप क्या बोलेंगे? नहीं ये आम ही है, 100% गारंटी। मीन्स उसमें कोई शक ही नहीं है कि वो चीज वही है। उसका असंदिग्ध मीन्स संशय रहित ज्ञान रहना, परिपूर्ण ज्ञान। कोई भी आके आपको बोले तो भी यू विल टेल नो दिस इज दिस ओनली एंड आई नो इट वेरी वेल, वो कॉन्फिडेंस। इट इज कॉल्ड असंदिग्ध। संदिग्ध मीन्स थोड़ा संशय रहना। अच्छा आप बोल रहे हो अगर वो एप्पल तो एप्पल ही होगा, आई डोंट नो, मुझे तो लगा था वो आम। हैविंग डाउट ऑन इज कॉल्ड संदिग्ध। ओके, संशय करना। संदिग्ध जनरली संशय करना, डाउटिंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड संदिग्ध। ध्रुव, जो मति ज्ञान एक बार ग्रहण किए हुए अर्थ को सदा ही स्मृति में धारण करना। ध्रुव, ध्रुव तारा इज द पोल स्टार। कोई भी आपको स्काई में स्टार दिखो नहीं दिखो, आपको ध्रुव तारा दिखता ही है। मीन्स एक बार अगर आपके जहन में बैठ गया कि दिस इज दिस, मीन्स ये जिंदगी भर नहीं जाएगा। आप नेक्स्ट टाइम भी अगर उसको देखेंगे तो आपके माइंड में ऑलरेडी ये सेट है कि ये चीज यही है। दैट इज कॉल्ड ध्रुव, जो कभी भी नहीं मिटेगा। दैट इज ध्रुव। ओके, अध्रुव मीन्स थोड़ी देर के लिए वो ज्ञान है, उसके बाद वापस वो अब भूल जाएंगे। अब बहुत बार ऐसे बातें हो जाती है कि समरी अपने को कुछ बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए याद रहता है, फिर अगर अगली बार पूछते हैं तो वापस भूल जाते हैं, वापस उसको रिवाइज करना। जैसे गति अगति का थोड़ा अभी पढ़ रहे याद है, थोड़े दिन के बाद नहीं पढ़े तो फिर भूल जाते। गति अगति क्या सब में ऐसा ही होता है ना, हमेशा ऐसा ही होता है। हम मूल याद करते हैं, अगर उसको रिवाइज नहीं किया या मतलब नहीं करते तो भूल जाते हैं, फिर वापस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सबको शुरू से ही करना है। हाँ, तो वो अध्रुव की कैटेगरी में चला जाता है। बट तो वही हम अध्रुव आपने की जो स्कूल कैटेगरी में में ही है। सीखा, स्कूल में सीखा ना, ABCDEFG, अभी तक भी पूछो वी नो आफ्टर A B और निकम्स तो वो ध्रुव हो जाता है। हेलो दीदी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र प्रमिला जी। दी मेरी एक तो क्लास लेट खुली है। हाँ, मेरा खुल ही नहीं रहा था ये लिंक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अभी भी ज्वाइन करें, बहुत नहीं हुआ है, सिर्फ सर्वे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है। आप मेरे को एक बार दोबारा करवा दीजिए। हाँ ठीक है, आशा जी आप करवाएंगे, रिवाइज होगा आपको या मैं करवाऊँ? आप ही करवाइए ना, अभी उतना तो मेरे को आएगा ही नहीं कि मैं
उसको समझू कि समझाऊं? अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, मति ज्ञान की 14 नहीं, तत्वार्थ के 14 हो गए थे प्रमिला जी, आज मैंने 15 स्टार्ट किया है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? ज्ञान के कितने भेद है? 5 भेद है। मति ज्ञान, जी, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। जी, इसमें से फर्स्ट 2 ज्ञान जो है वो मन और इंद्रिय की सहायता से जाने जाते हैं, इसलिए उनको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, फिर अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये बाकी के 3 ज्ञान जो है वो डायरेक्ट आत्मा से आत्मा जाने से जाते हैं, जाने इसलिए उनको इंद्रिय की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष इसलिए ज्ञान उनको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ये क्लियर हो गया? ये लास्ट क्लास का था। हाँ जी, हाँ, अभी आज की क्लास में 15th वाला है अवग्रहिहा वाय धारणा। हाँ, इसका मतलब है मति ज्ञान के भेद। मति ज्ञान के कितने भेद है? 4 भेद है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। ठीक है, जी, अवग्रह का मतलब है आपने आज, अभी आप बैठे हो, आपके आसपास आवाज चल रही है, बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जो आपने आज तक सुनी ही नहीं है या आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं, दैट कम्स अंडर अवग्रह। बट आप सुन तो रहे हो ना, क्योंकि अपने को सुनने की शक्ति है, श्रोतेंद्रिय का क्या बोलते हैं, श्रोतेंद्रिय का ज्ञान, ज्ञान नहीं है, मीन उसको सुनने की शक्ति है। श्रोतेंद्रिय की शक्ति होने के कारण, श्रोतेंद्रिय होना और श्रोतेंद्रिय की शक्ति होना अलग अलग बातें हैं। अपने पास श्रोतेंद्रिय भी है, श्रोतेंद्रिय की शक्ति भी है, मीन्स वी आर एबल टू लिसन। जब आप सुन सकते हो तो बहुत सारी आवाज सुनते हो आप, बट बहुत ऐसी आवाजें हैं जिनका आपको ज्ञान ही नहीं है, दैट कम्स अंडर अवग्रह। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। हियरिंग मैंने एग्जाम्पल के ग्रुप में दिया है। अवग्रह ऐसी चीज है जो आपके आसपास होता है बट यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट। क्लियर हुआ? जी, हाँ, नेक्स्ट कम्स इहा। इहा मीन्स वही चीज को आपने सुना और उसको आइडेंटिफाई किया, दैट कम्स अंडर इहा। मीन्स आपने बहुत सारी आवाजें सुनी, उसमें आपको म्यूजिक भी सुनाई दिया, मीन्स यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि इतनी आवाजों में म्यूजिक भी एक आवाज है, सो दैट इज कॉल्ड इहा। ठीक है, मतलब उसके समझ में आ बाद गया। बोलिए। जैसे मतलब यह का मतलब आवाजें सुनी और उसको समझ में आ गई कि ये इस चीज की आवाज आ रही है, हाँ, आइडेंटिफाई। यस, आइडेंटिफाइंग इट इज कॉल्ड इहा। हाँ क्लियर? जी, ठीक है, आपकी हाँ। शायद तबीयत की साता नहीं है। नहीं, मेरा थोड़ा गला खराब हो रहा, कल तो आवाज नहीं निकल रही थी। ओके ओके, अभी हाँ, ठीक है, थोड़ा गर्म पानी लीजिए, यू वही फील ले रही हूँ, फाइन। वही हाँ ले रही ठीक है, हूँ, स्टीम गर्म पानी। यस थैंक। यस। हाँ, उसके बाद अवाय। अभी आपने सुना, आपको मालूम है कि इतनी आवाजों में म्यूजिक है, बट उसमें भी गिटार ही बज रहा है, यू आर श्योर? इतनी आवाजों में आपको मालूम कि ये गिटार की ही आवाज है, दैट इज कॉल्ड अवाय। मीन्स बीइंग श्योर अबाउट व्हाट यू हैव हर्ड। आइडेंटिफाई करना एक अलग चीज है, उसके बारे में श्योर होना एक अलग चीज है। ठीक है, दैट कम्स अंडर अवाय। एंड लास्ट इज धारणा। इन फ्यूचर कभी भी अगर वापस आप वही गिटार की आवाज सुनेंगे तो यू विल नो कि हाँ ये गिटार की ही आवाज है, दैट कम्स अंडर धारणा। ठीक है ना? ये क्लियर हुआ? ये मति ज्ञान के 4 भेद है। इसमें कुछ डाउट है? धारणा का धारणा का धारणा, धारणा का मतलब है आज आपने गिटार की आवाज सुनी, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, कल परसों तरसों कभी भी वापस अगर वही आवाज या सुनाई देगी तो आप क्या बोलेंगे? ये तो गिटार की आवाज है, आई कैन आइडेंटिफाई इट। क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति पटल पे वो है। ठीक है, ठीक है, बिकॉज आपकी मेमोरी में वो है, तो आप सुनते ही, इतने आवाजों में भी आप सुनते ही यू एबल टू आइडेंटिफाई कि ये गिटार की ही आवाज है, दैट कम्स अंडर धारणा। क्लियर? रिमेम्बरेंस, आप रिमेम्बर कर सकते हो उसको वापस। हाँ, याद हो गया ये, हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद अब अवग्रह और इहार है ना, मति ज्ञान के 2 भेद, उसके उपभेद होते हैं वापस। ओके, ये 16 श्लोक का है। इसके उपभेद मीन्स उसके और भेद, सिर्फ अवग्रह और इहा के। अब भेद के नाम बोलूंगी। बहु, बहुविध, क्षिप्रा, निक्षिता, संदिग्ध, ध्रुवाणाम, सेताराणाम। ठीक है ना, ये 16th वाला है। अवग्रह और इहा में कितने भेद है? टोटल 12 भेद है। 12 भेद में फर्स्ट भेद क्या है? बहु।
बहु मीन्स एक से ज्यादा चीज का ज्ञान होना, दो या दो से अधिक पदार्थों का ज्ञान होना। अब बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी हुई है, उसमें आपको एक नहीं, आपको दो तीन चीजें याद है, दैट इज कॉल्ड बहु। ओके, इतनी सारी चीजों में अगर आपको दो या दो पदार्थों के ज्यादा का ज्ञान हो, मीन्स आपको नॉलेज है कि ये यही है और ये यही है। इफ अमंग ऑल द फ्रूट्स इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई 2 to 3 फ्रूट्स, जैसे आपको मालूम है ये केला ही है, आपको मालूम है ये आम ही है, आपको मालूम है ये एप्पल ही है, दैट इज कॉल्ड बहु। ठीक है ना। बहुत ऐसे रहते हैं कि जिन्होंने देखा ही नहीं, आपने तो बेसिक फ्रूट्स की बात कर रही हूँ। अगर आप समझो कॉन्टिनेंटल फ्रूट्स देखते हो, जैसे ड्रैगन फ्रूट है, क्या बोलते हैं उसको, पियर है। बहुत ऐसे लोग रहते हैं पुराने जमाने के कि उनको नहीं मालूम है कि पियर पीच ये सब क्या है। तो अगर उनके सामने रख दो और उनको बोलो आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें से अगर कोई भी दो या तीन फ्रूट्स को आइडेंटिफाई करता है तो वो बहु की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है ना। और अगर एक ही वस्तु को ग्रहण कर सकता है, पूरे फ्रूट्स रखो उसमें सिर्फ एक ही आम रखो और सिर्फ वो एक ही वस्तु को आइडेंटिफाई कर सकता है, तो वो अल्प में आ जाता है। ठीक है ना। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर कर्म। अपने ज्ञानावर्णीय का कर्म कितना क्षय होता उसके ऊपर अपनी बुद्धि होती है। अपना मति ज्ञान कैसे निर्मल होता है, जैसे जैसे अपने ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय ज्यादा होने के कारण अपने को चीजें बहुत कम आइडेंटिफाई होती है, अपनी बुद्धि इतनी शार्प नहीं होती है, वी आर नॉट एबल टू ग्रास्प, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बोलने के बाद भी अपने को याद नहीं रहता। ऑल दिस इज ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से, पूर्वकृत कर्मों से ही होता है। ठीक है ना। तो मति ज्ञान के दो भेद, अवग्रह इहा, अवग्रह इहा के और उपभेद। फर्स्ट वन इज बहु, ग्रुप में दो तीन चीजों का ज्ञान होना इस बहु। सिर्फ एक ही वस्तु को आइडेंटिफाई करना इस कॉल्ड अल्प। ठीक है। बहुविध में अगर आपके पास बहुत सारे आम रखे हुए हैं इन ग्रुप, ठीक है ना, बहुविध मीन्स यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये पूरे आम आपस में है, ये पूरे लंगड़ाही है, ये पूरी मालती है, ये पूरी चूसने के लिए है। ये दो भेद मति ज्ञान के हैं, अवग्रह और अल्प। हाँ, अवग्रह इहा, इसके उपभेद और भेद। ठीक है ना। जी। क्लियर हुआ। हाँ जी। बहु का मतलब क्लियर हुआ। कि बहुत ज्यादा मतलब चीजों के आइडेंटिफाई हो जाना। हाँ, टू से मोर। हाँ जी। ओके, अल्प सिर्फ एक। एक ही। हाँ, बहुविध में बहुत सारा दिया है, ग्रुप देम। आपको बहुत सारी चीजें दी हुई है, यू आर एबल टू ग्रुप देम, दैट इज कॉल्ड बहुविध। आपको 5 मिनट का टाइम देती हूँ, आप सभी चीजें बहुत बिखरी हुई है, आप ग्रुप करो। तो आप क्या करेंगे, पेन पेन की जगह पेंसिल, पेंसिल की जगह चॉकपीस, चॉकपीस की जगह इरेजर, इरेजर। मींस बहु मींस यू एबल टू ग्रुप देम इनटू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, दैट इज कॉल्ड बहुविध। ठीक है ना। हाँ जी। एक विध मींस यू आर एबल टू ग्रुप ओनली वन। आपको इतना सारा दिया है ग्रुप करने के लिए और वो खाली सिर्फ इरेजर्स को ग्रुप कर सकते हैं, बाकी पेंसिल को पेन में मिक्स करेंगे या ग्रुप ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको समझने का उतना टाइम नहीं है। कोई कोई अभी 1 मिनट का चैलेंज रखते हैं, कोई 1 मिनट के पहले 10 करते हैं 1 मिनट में, कोई 1 मिनट में 20 भी करते हैं। क्यों ऐसे डिफरेंस आता है? बिकॉज मेनी पीपल को टाइम लगता है टू थिंक, टू आइडेंटिफाई एंड टू सेग्रीगेट। ठीक है। करेक्ट ना, क्योंकि हाँ हर जी। एक की बुद्धि अलग अलग होती है, नहीं तो सभी 1 मिनट में जीत जाते थे। सभी नहीं जीतते ना। जी। अपनी बुद्धि के हिसाब से होता है। तो अगर वो जल्दी जल्दी सेग्रीगेट करते हैं तो बहुविध की कैटेगरी में आते हैं। अगर वो सिर्फ एक ही ग्रुप को सेपरेट कर सकते हैं तो वो एक विधि की कैटेगरी में आते हैं। बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दिया, सिर्फ एक को ही ग्रुप करते हैं। ठीक है। हाँ जी, समझ आ गया। हाँ, नेक्स्ट इज क्षिप्र। क्षिप्र मींस अगर आपका क्षयोपशम, क्षयोपशम मालूम है आपको, अपने हाँ 3 जी। क्लास पहले सीखे थे। औपशमिक, क्षयोपशमिक एंड श्राइक। क्षयोपशमिक मींस आपके कर्म थोड़े क्षय हुए हैं, थोड़े उपशम है। उपशम मींस शांत है, अभी तक उदय में नहीं आए हैं। अगर आपकी क्षयोपशमी की स्थिति होती है तो यू आर एबल टू ग्रास्प, आप बहुत जल्दी शब्द को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे क्लास में अभी 10 बच्चे हैं और एक ही सेंटेंस टीचर ने कहा है, बट हर एक की ग्रास्प करने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई जल्दी पकड़ लेता है शब्द को, कोई समझ में, किसी को समझ में ही नहीं आता है, किसी को घर जाने के बाद रिवाइज करने के बाद समझ में आता है, किसी को उनकी मम्मी समझाने के बाद समझ में आता है। क्लियर है ना। सो एक ही वस्तु को अगर बहुत जल्दी से ग्रास्प कर लेते दैट कम्स अंडर क्षिप्र।
और अगर उसी शब्द को अगर देरी से ग्रास्प करते हो तो उसको बोलते हैं अशिप्र। क्लियर हुआ? शिप्र न शिप्र। नेक्स्ट इज अनिश्चित। अनिश्चित मीन्स अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, किसी किसी को अभी ये क्या है, अगर मैं ये चित्र ड्रॉ करूं तो आप क्या बोलेंगे? ये आम है, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ ऐसे ही, कोई आदमी है जिसको मालूम ही नहीं है, आज तक उसने आम का नाम ही नहीं सुना है, मैं सिर्फ बोलूं जाओ बाजार से आम लेके आओ, उनको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आम बोलने से वो जाके आम लेके आ जाता है। दैट इज कॉल्ड अनिश्चित। मीन्स उनको चित्र की या कोई भी चिन्ह की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड अनिश्चित, ठीक है। और कोई ऐसे रहते हैं कि उसको मालूम ही नहीं है आम किसको बोलते हैं, आपको ऐसे बताना पड़ता है, ऐसे शेप वाला जो भी फ्रूट है बाजार में इसको लेके आओ, तो वो जाके इस शेप वाला फ्रूट लेके आ जाएगा, उसको मालूम भी नहीं है वो आम है क्या है, वी डोंट नो। दैट कम्स अंडर निश्चित। मींस उसको चिन्ह बताना पड़ता है। जैसे आप ड्राइविंग क्लास जा रहे हो, आपको गाड़ी सीखना है, किसी किसी को बोलते हैं कि आपका स्टॉप साइन आता है तो आप वहां पे रोक दीजिए, या स्कूल का साइन आता है तो आप रोक दीजिए, बट किसी को समझ में नहीं आता तो आपको ऐसे ड्रॉ करके ऐसे बताना पड़ता है। ऐसे अगर आए स्कूल बैग डाला हुआ है तो ये स्कूल का बोर्ड साइन भी, यू हैव टू गो स्लो। बट अगर किसी को ऑलरेडी वो चीज का नॉलेज है तो उनको ड्रॉ करके बताने की जरूरत नहीं है। तो जिसको नहीं ड्रॉ करके बताते उनको क्या बोलते हैं? अनिश्चित। एंड जिसको ड्रॉ करके बताते हैं इट इज कॉल्ड निश्चित। क्लियर हुआ ये? जी। नेक्स्ट इज असंदिग्ध। असंदिग्ध मीन्स एक बार ये ज्ञान आ गया, इसके बारे में आपको कोई संशय नहीं, आपको कभी भी ये डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको मालूम है दिस इज मैंगो ओनली, दिस इज नो अदर फ्रूट। वो चीज जो भी ज्ञान आपको आ गया है, इफ यू डोंट हैव डाउट अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड एज संदिग्ध। असंदिग्ध, सॉरी असंदिग्ध। असंदिग्ध मीन्स संदेह ही नहीं है कि आम ही है, ठीक है। एंड संदिग्ध मीन आपको संशय है। अगर मैं बोल रही हूँ आम है और एक जन आके बोलता है ये आम नहीं है एप्पल है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या मालूम, मुझे तो नहीं मालूम, शायद एप्पल ही होगा। When you are doubting something, that comes under संदिग्ध। क्लियर? 11th वाला इज ध्रुव। ध्रुव का मतलब है समथिंग विच रिमेन्स, स्थायी, वो कभी भी नहीं मिटता है। जैसे स्काई में जो तारा होता है, नॉर्थ पोल जो पोल स्टार होता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा बोलते हैं। मीन्स स्काई में अगर कोई भी तारा हो नहीं हो, बट यू विल ऑलवेज हैव द पोल स्टार, रहेगा ना। ध्रुव तारा कभी भी रहता है। मीन्स ध्रुव इज, एक बार जो आपका ज्ञान आ गया वो कभी भी नहीं जाएगा। जैसे मैं अभी इनको बोली थी एग्जाम्पल, स्कूल में आपने ABCD सीखा है, अभी भी अगर आपको पूछते हैं तो आप A to Z पूरा बोलते हो ना लाइन से, वो ध्रुव वाला ज्ञान है। और वही जो गति है, हम अभी रिवाइज कर रहे हैं, अपने को आ गया है, एंड मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो भी ध्रुव ज्ञान ही हो, बट वो अध्रुव हो जाता है। थोड़े दिन के बाद वापस रिवाइज करना छोड़ देते हैं, वापस वो भूल जाते हैं। दैट कम्स अंडर अध्रुव की कैटेगरी। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है, मतलब क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो हमको याद रहती है, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, तो ध्रुव और अध्रुव दोनों ही चलेंगे साथ में। ट्रू ट्रू। नहीं, बट बोल रही हूँ ध्रुव की कैटेगरी तो A to Z तो ध्रुव की कैटेगरी में ही आता है, ये तो कभी भी नहीं भूलते। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ ना जी। जैसे जो बेसिक हमारा है, मतलब ज्ञान का जो बेसिक है, चाहे अभी जैसे नमस्कार सूत्र है, शायद उसको अपन आखिरी सांस तक गिनते रहेंगे, उसको नहीं भूलेंगे, तो वो ध्रुव ही हुआ ना। यस यस, वो ध्रुव ही है जी। वो। ऐसे भी उसको ध्रुव नृत्य ही तो बोलते हैं, नकार मंत्र को। शाश्वत है वो रहेगा भी शाश्वत, और अपने भी स्थिति इसमें स्मृति में कभी भी शाश्वत ही रहेगा। दैट विल नेवर गो। एक बार मैं बताऊं आपको, मैं 16 वाला बोलेंगे आप? नहीं, एक बार आपको मैं समझा, सुन लो आप मेरा। हाँ, 16 वाला है, 15 वाला बोल रहे हैं आप? कौन सा? ये ये मध्य दोनों ज्ञान ज्ञान के 4 भेद है। हाँ, बोलिए। मतलब अपने पास जो भी आवाज आ रही है, सुनने में आ रही है, उसको हाँ, मतलब हमें समझ नहीं आता, तो हाँ, वो अवग्रह। और करेक्ट। यह सुना वो को, जो बात हमने सुनी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, वो ट्रू। यह।
करेक्ट। और अवाया सुना हुआ है, मतलब कोई चीज सुनी हुई है, आवाज है, उसको पक्का है कि यहाँ ये इसी चीज की आवाज आ रही है, कि ये हाँ वही है, ये हाँ अवाय हो गया। और करेक्ट। धारणा, जो सुना हुआ है वो स्मृति पटल पे याद रह जाए, यस। वो धारणा है। हाँ और इसके मति ज्ञान के दो भेद हैं, हाँ। अवग्रह और अल्प। अल्प इहा, अवग्रह जैसे और दो या इहा की ये ब- भेद है। बहु का ये हुआ कि दो या दो से अधिक कोई भी चीज को जानना, वो करेक्ट। बहु हो गया। और जो हाँ एक को जाना, वो मतलब एक को आइडेंटिफाई किया, वो एक अल्प हो गया। अल्प हो गया। हाँ। और फिर उसके बाद है क्षिप्र। तो वो हम्म एक वस्तु को बहुत जल्दी कोई याद कर लेता है, जैसे किसी को कुछ जल्दी याद हो जाता है, हम्म, वो क्षिप्र हो गया। हाँ क्षिप्र मतलब जो वो देर से मतलब याद हो पाता है, ग्रहण करता है। हाँ ठीक है। ग्रहण करते हैं। और निश्रित जिसका मतलब हमें उसका निशान बताना पड़ता है कि ये चीज ऐसे है, इसको ऐसे करके लेके आना है, हाँ समझाना पड़ता है। और संदिग्ध जो एक बार अनिश्चित, जो ज्ञान आ अनिश्चित गया। में चिन्ह बताना पड़ता है। हाँ जी। नहीं, चिन्ह नहीं बताना पड़ता है, निश्चित में आपको चिन्ह बताना पड़ता नहीं, निश्रित में हमें चिन्ह बताना पड़ेगा है। हाँ कि हाँ। आपको ये चीज ऐसे लानी है। यस। और संदिग्ध में जो एक बार ज्ञान हमको आ गया, वो हमारा मतलब याद रहेगा। किसमें? संदिग्ध नहीं नहीं, असंदिग्ध पहले। असंदिग्ध मीन्स उसमें कोई संशय, संदिग्ध का मतलब ही संशय होता है। असंदिग्ध का मतलब क्या है? आपको वो चीज में संशय ही नहीं है, आपको मालूम है कि ये चीज क्या है, मीन्स आपको कोई शक ही नहीं है वो चीज में। इट इज कॉल्ड असंदिग्ध। संदिग्ध में संशय है, वो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, दैट इज डाउटफुल। ठीक है। एक मिनट संगीत में संशय है, हाँ, और क्योंकि संदिग्ध असंदिग्ध, का अर्थ ही संशय है एक्चुअली। असंदिग्ध में मतलब संशय नहीं है। नहीं है। अभी ध्रुव और अध्रुव बोलिए। ध्रुव में क्या है कि जैसे आकाश में मतलब कोई तारा है, हाँ उसको मतलब हम ये अध्रुव का मतलब ये है कि कोई चीज है, जैसे आकाश में तारा है, कि ये हाँ पक्का है, निश्चित है कि ये रहेगा, ध्रुव तारे को हम मानते हैं, चाहे कुछ हाँ भी हो जाए ये जाएगा नहीं। ऐसे ही हाँ हमारा जो ज्ञान एक बार आ गया पटल पर, हाँ। वो यस। मतलब निश्चित ही वो रहेगा, जाएगा हाँ नहीं। हाँ। और ध्रुव का क्या बताया आपने? ध्रुव का जो ज्यादा देर तक नहीं रहता है, थोड़े दिन के बाद वापस भूल जाते हैं। वो ध्रुव का है। अध्रुव, अध्रुव। जैसे अभी बोला ना, गति अगति या कोई भी ठोकरा, जितने दिन सीखते हैं तब तक ठीक है, रिवाइज नहीं किया तो वापस अध्रुव की स्थिति में चला जाता है। ध्रुव मतलब वो ज्यादा हाँ, जो ज्ञान सदा काल स्मरण नहीं रुकता। रहता है, विस्मृत हो जाए, मीन्स चला जाता है, वापस ध्रुव, उसको बार बार याद करने से याद हो ध्रुव, जाता है। सबके ध्रुव लिए नहीं मतलब मिलता, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनको ध्रुव ही हो जाता है। हम तो अक्सर अध्रुव में ही आते हैं। सब, ऑल ऑफ अस। क्योंकि एक्चुअली ना माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें चलती रहती है कि सिर्फ यही चीज पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, संसार की भी बहुत सारी बातें हैं ना, तो इसीलिए नहीं, वो ध्रुव का कंसंट्रेशन तो होता category है, अध्रुव हो गई। है ना, कंसंट्रेशन तो होता है, लेकिन हम्म, दिक्कत ये होती है ना कि ज्ञानावरण कर्म का बंद है अभी। हाँ वो भी कोशिश है कर रहे एंड हैं लेकिन आ नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन बस आ नहीं रहा है। इसलिए वो तो पुरुषार्थ करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। अब 17वां गाथा, अर्थ, अर्थस्य, अर्थस्य, 17वां। हाँ, अर्थस्य 16 मीन्स कंप्लीट हो गए ना। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये चारों से अर्थ का ग्रहण होता है। मीन्स कोई भी चीज या वस्तु है, उसका परफेक्ट मीनिंग आपको किससे मिलता है? अवग्रह, अर्थस्य। कोई भी एक चीज को अर्थ तब मिलता है जब आपके मति ज्ञान के चारों भी भेद होते हैं। जी, मति ज्ञान के चार भेद, अवग्रह, इहा, अवाय इहा, और अवाय धारणा। और धारणा। हाँ, जब ये चारों भी भेद आपके अंदर हो, तभी मति ज्ञान कोई भी एक चीज को अर्थ दे सकता है, परिपूर्ण अर्थ के लिए। कोई भी चीज ले लीजिए, आपने फर्स्ट, आपके लिए वो अननोन था, उसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन की स्टेज पे आए, उसके बाद आप श्योरिटी की स्टेज पे आते हो, उसके बाद आप रिमेम्बरेंस के स्टेज पे आते हो। जब एक बार आप रिमेम्बर कर लेते हो, अर्थ
you know the meaning of it. ठीक है ना? जैसे अपन आगम का कोई भी गाथा पढ़ते हैं, तब जब तक आप उसका अर्थ नहीं समझ सकते हो, you can't remember it. True. अब एक बार उसका अर्थ समझ लिए तो it becomes very easy to remember. पहले फर्स्ट टाइम जब मैंने तत्वार्थ समझाया था स्टार्टिंग में, अब जिसको तत्वार्थ नहीं आता है उसके लिए क्या है वो, दैट इज अननोन. उसके बाद ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई, हाँ सम्यक दर्शनम, ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष मार्गाणी, मींस यू नो, हाँ ठीक है, आई एम एबल टू आइडेंटिफाई. उसके बाद श्योर ही हूँ कि मैं सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र करूंगी तो ही मोक्ष मार्ग. अब कभी भी आपको कोई भी पूछेंगे तत्वार्थ सूत्र का फर्स्ट क्या है, अध्ययन नंबर 1 का फर्स्ट सूत्र क्या है, आराम से आप बोलिए. मीन्स आपको पूरा अर्थ समझ में आ गया. दीज आर मति ज्ञान की चारों मति ज्ञान. इसका मीनिंग आ जाए. क्लियर हुआ? इसमें डाउट है? हाँ जी, दोबारा बोल देना एक बार. अब जैसे अभी मैंने तत्वार्थ सूत्र का फर्स्ट अध्ययन सिखाया आपको, जब फर्स्ट डे आपको वो सिखाया, इट वाज अननोन टू यू. अब आई डोंट नो, मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अब मेरे लिए अननोन था, समझिए, ठीक है ना? मैंने आज तक कभी तत्वार्थ सुना नहीं है, सीखा नहीं है, समझा नहीं है, मैंने कभी भी नहीं सुना. तो अभी मेरे सामने एकदम बोल देंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, इट इज अननोन. सेकेंड टाइम जब मैं सुनती हूँ, आई एम एबल टू आइडेंटिफाई, क्योंकि ये आगम या तत्वार्थ सूत्र की गाथा है. थर्ड टाइम जब मैं पढ़ती हूँ, आई गेट टू, मुझे उसका मीनिंग मालूम पड़ जाता है, तो आई एम श्योर, हाँ ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये तीनों की प्राप्ति से ही मैं मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर सकती हूँ. लास्ट ये मेरे माइंड में बैठ जाएगा. कल के दिन मुझे कोई भी पूछेंगे मोक्ष मार्ग के लिए क्या जरूरी है, आई विल टेल सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र. सो ऑल दीज 4 स्टेजेस कंप्लीट होते हैं जब अपने को कोई चीज का अर्थ मालूम पड़ता है. अब मुझे इतना श्योर कैसे है कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष के मार्ग है, क्योंकि मैंने उसके अर्थ को समझा है. सो मति ज्ञान अपने को कोई भी एक वस्तु या चीज या ज्ञान का अर्थ समझाने में सक्षम होता है. क्लियर हुआ? मति ज्ञान का क्या रोल है? हेलो, हाँ बोलिए, समझ में आया? ये जो पहले आपने जैसे अवग्रह, यह अवाय, धारणा, ये जो 4 चीजों का एग्जाम्पल दिया था, सेम यही आएगा ना इसमें भी, किसमें बोलिए? 17वें श्लोक में. हाँ जी, अर्थस्य. हाँ हाँ हाँ, उसमें वही आएगा जो उन्होंने 4 पहले बताए थे. वही चार मीन्स वो मति ज्ञान की भेद है ना. अगर ये चारों आने से आपको कोई भी चीज का अर्थ मालूम पड़ जाता है, that's all. नहीं है वो श्लोक. आपको कोई चीज का अर्थ से कब मालूम पड़ता है, जब आपके पास अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा चारों भी हो, तो आपको वो चीज का सही स्वरूप मालूम पड़ता है. क्लियर? हाँ जी. मुझे ये तत्वार्थ सूत्र कौन से आगम से लिए गए हैं? कौन से तत्वार्थ सूत्र कहाँ से लिया गया है? मुझे खुद को भी नहीं मालूम, पूछ के बोलूं आपको? हाँ चलेगा ना. एक्चुअली बहुत सारे आगमों से लिया गया है, फिर भी आई विल टेल. कहीं भी, हाँ अपने इसमें कहीं भी वो उसमें दिया हुआ नहीं है. हाँ, क्योंकि ये नहीं है, इसको कभी भी पढ़ सकते हो. ओके, हाँ वही पूछिए भाई, कौन से आगम से लिया गया है कि भाई कब पढ़ सकते हैं, काल है या अस्वाध्याय काल को देखना है, क्या है? इसलिए मैंने अस्वाध्याय काल सब कुछ भी नहीं है, इसको टाइमिंग भी नहीं है, आप कभी भी पढ़ सकते हो तत्वार्थ सूत्र को. ओके ओके, बिकॉज इट इज इन संस्कृत. जी हाँ, बट कौन से आगम से लिया गया है मैं आपको पूछ के बताऊंगी. ओके, ठीक है ना? बाकी इसको काल वगैरह कुछ भी नहीं है, ये कभी भी पढ़ सकते हैं, आप कभी भी याद कर सकते हो इसको. ओके ओके, एंड इट इज प्योरली इन संस्कृत. आपको प्राकृत भाषा मिलेगी ही नहीं इसके अंदर. ओके, ये पूरा संस्कृत में ही है तत्वार्थ सूत्र? संस्कृत ही है ये. ऑल दिस इज संस्कृत. इसमें कितने अध्ययन है तत्वार्थ सूत्र में? 10 है. 10 है शायद. हाँ जी, 10 है ना? 10 है. हाँ 10 ओके. है. वो आगे तो बहुत बड़े बड़े, एक ही छोटा है शायद. इसीलिए पहले ही दिया ना. अच्छा है वो उतना है, क्योंकि मुझे खुद को तत्वार्थ इतना नहीं आता है, ये सब सुना हुआ है बस. नहीं आप जैसे करवा रहे हो दी. हाँ नहीं, मैंने सीखा नहीं है. समझा तो बहुत क्लियर समझा रहे हो. अभी 18th वाला व्यंजन
स्यावग्रह, व्यंजन स्यावग्रह मीन्स व्यंजन अप्रकट रूप पदार्थ का केवल अवग्रह ही होता है। अप्रकट रूप पदार्थ मीन्स जो पदार्थ है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब जैसे सूक्ष्म कोई भी जीव है, आप देख नहीं सकते हो, तो क्या आप उसके बारे में ज्ञान कर सकते हो क्या? तो मति ज्ञान के कौन से भेद में आएगा? सूक्ष्म जो भी है, जो आपको दिखाई नहीं देता है, जो चीज आपको दिखाई नहीं देती है उसके बारे में आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हो। True ना? अवग्रह। हाँ, that comes only in अवग्रह। अब अपने को सूक्ष्म चीजों का ज्ञान क्यों है? Why do we know it? क्योंकि हमारे तीर्थंकर भगवान ने ये सब चीजें कहा है, गणधरों ने उन्हें आगम में गूंथा है, हमने उसको पढ़ा है या गुरु के उपदेशों के द्वारा समझा है। इसीलिए हमको मालूम है कि आकाश शास्त्र का सब जगह ठसाठस भरा हुआ है। नहीं तो अगर अभी कोई भी रहेगा, एक अल्लाह का कोई आदमी आता है, आजू बाजू वाला कोई आदमी खड़ा है, अगर आपको बोलो कि आपके आसपास सब जीव है, तो मानेगा क्या? कुछ नहीं है, सिर्फ एयर है, वो ऐसे ही बोलेगा ना, बिकॉज ही डज नॉट हैव द नॉलेज अबाउट दैट। तो जो चीज उसको प्रकट नहीं दिखाई देती है, जैसे मैं बोल रही हूँ हवा है, आप हवा को महसूस कर रहे हो, आप देख सकते हो क्या? नो। बट जब वो टर्मोइल की तरफ ऐसे हरिकेन जैसे जाता है तो आप उसको देख सकते हो, आपको मालूम है उसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव है, और जब सूक्ष्म जीव पूरे मिलते हैं जब भी आप उसको एक कण को देख सकते हो। या पत्थर का एक कण आपको कब दिखेगा? जब असंख्य छोटे छोटे पृथ्वी का जीव मिक्स होंगे तभी आपको ये कण दिखेगा। मुझे मालूम है, आपको मालूम है, अगर जिसको ये चीज का नॉलेज नहीं है, अगर उसको एक्सप्लेन करने जाओगे तो वो सुनेगा क्या? ही विल नॉट लिसन टू यू डोंट नो एनीथिंग बोलेगा। ठीक है, तो जो चीज आपको दिखाई नहीं देती है, आपने उसको कभी महसूस नहीं किया, उसके बारे में कभी भी नहीं सुना है, वो मति ज्ञान के कौन से भेद में आएगा? अवग्रह के भेद में आएगा। तो व्यंजन का मतलब है अप्रकट रूप पदार्थ, मीन्स अ थिंग व्हिच यू डोंट सी, आपने जिसको नहीं देखा है। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट इज न चक्षु रणेन्द्रियाभ्याम, चक्षु और मन से व्यंजनाग्रह नहीं होता है। मीन्स आपके चक्षु इंद्रिय से और आपके मन से, ये दोनों से आप उसको नहीं महसूस कर सकते हो। मीन्स अपने चक्षु, अपने अभी दर्शन कितने हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। चक्षु दर्शन से आप क्या कर सकते हो? जो चीजें आपको दिखाई दे रही है उतना ही आप देख सकते हो, बट केवल ज्ञानी तो आप जो नहीं देख सकते हो वो भी देख सकते हैं। ठीक है ना? तो अवग्रह या व्यंजन, व्यंजन अवग्रह के कौन सी कैटेगरी में आएगा? जो चीज आप स्वयं देख नहीं सकते, जिसे आप महसूस नहीं कर सकते, वो दोनों चीजें व्यंजन अवग्रह में आएगा। क्लियर होता है? क्लियर हो गया? मतलब पहला व्यंजन भी अवग्रह में आएगा या चक्षु भी अवग्रह में आएगा? व्यंजन इज अवग्रह मीन्स पदार्थ। व्यंजन का मतलब क्या है? वो पदार्थ जो आप नहीं देख सकते हो। किससे नहीं देख सकते हो? आपकी आंखों से भी नहीं देख सकते हो, आपके मन से भी महसूस नहीं कर सकते हो। जो आप आंखों से नहीं देख सकते, मन से महसूस नहीं कर सकते, वो व्यंजन में आएगा, और जो व्यंजन है वो अवग्रह। क्लियर हुआ? डाउट है इसमें? थोड़ा थोड़ा ही आया, अभी समझ में नहीं आया। अभी जो चीज आप नहीं मतलब देख, ये है ना दी, व्यंजन ये हुआ कि जो हम इंद्रियों की सहायता से भी नहीं देख सकते और मन से भी उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। अच्छा। क्लियर? अब मैं देख तो नहीं सकती हूँ। अभी मैं, आपने किसी को कहा कि आपके आसपास बहुत सारे जीव है, समझो, या ना पानी में असंख्य जीव है, समझो, अभी तो माइक्रोस्कोप है। अभी समझो पहले के आगम में जब लोग बोलते थे एक बूंद पानी में असंख्य जीव है, जो इंसान जिसको वो नॉलेज ही नहीं है, वो जो सोचता है कि पानी में जीव ही नहीं है, मीन्स पानी जीव नहीं है, अपन क्या बोलते हैं? वो आपका एक जीव है। बट जिसको मालूम है कि पानी में जीव नहीं है, वो क्या बोलेगा? एक बूंद में इतने जीव कैसे हो सकते हैं? बिकॉज ही कांट सी। आपको अभी दिख रहा है क्या? विदाउट माइक्रोस्कोप आपको दिख रहा है क्या पानी में नहीं, जीव है? नो। नहीं अपने को मालूम है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट नहीं दिख रहा है। और मुझे, जब मुझे दिखता ही नहीं तो मैं विश्वास कैसे करूंगी? तो मेरा मन भी नहीं मानेगा कि एक बूंद पानी में इतना सारा जीव है। वो क्या बोलेगा? पानी में जीव थोड़ी ना रहता, होता जीव है, क्यों बोलते हो कम गिराओ कम गिराओ? तो जिसको चक्षु और मन से
जो चीज का ज्ञान ही नहीं है, दैट कम्स अंडर अवग्रह। क्लियर हुआ? जी। मीन्स अगर हाँ जी। एक बूंद पानी में जी, दिस इज अ पदार्थ, ये एक पदार्थ है, इसको मैं व्यंजन बोल रही हूँ। इस व्यंजन को ना ही मैं आंखों से देख सकती हूँ कि इसके अंदर जीव है, ना मेरा मन मानने को तैयार है कि इसके अंदर जीव है। तो ये क्या हो गया? चक्षु और मन जब इसको नो बोल रहे हो, तो ये जो व्यंजन है, ये कौन से ज्ञान में चला जाता है? मति ज्ञान के कौन से ज्ञान में आता है? ये अवग्रह में आएगा। अवग्रह में आएगा, बिकॉज आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट। क्लियर हुआ? जी। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखेंगे। 19 20 और ले लो बस इसका। 20 ले लूं? मैं गति कराती थी, 20 वाला थोड़ा बड़ा है एक्चुअली। मति इसके भी बोलने हैं मुझे, व्यंजनाग्रह और हाँ, अर्थभाग। इसको यही रखते हैं, क्योंकि इसका हाँ। अंदर का थोड़ा सा पढ़ लेंगे, पर कंफ्यूजन रहेगा तो उसको क्लियर कर लेंगे फिर। नहीं, 19th वाला मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करूंगी, इतना आप जिस्ट समझ लो। ये थोड़ा बहुत वापस एक रीडिंग देके आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है ना? तो 18th तक हाँ, समझ वही कह रही हूँ, वो नेक्स्ट क्लास में फिर कर लेंगे। हाँ, 19th वापस रिपीट करूंगी नेक्स्ट क्लास में, जी ठीक है ना? जी, अभी ये कर ले गति ओके अगति। सर। आपने निकाले प्रमिला जी गति अगति जो मैंने भेजे? ये निकाले तो है, पता नहीं आपको ठीक लगेंगे। आप बोलिए, वो चेक करेंगे। आशा जी ने बोले। वेल का मैंने निकाला है दीदी। हाँ। वेल की आगति 16, 15 कर्म भूमिज मनुष्य पर्याप्त, 1 सन्नि तिर्यंच पर्याप्त, हाँ, 5 अगति सन्नि 40, 15 हाँ, कर्म बोलिए। भूमिज मनुष्य पर्याप्त अपर्याप्त, 5 हाँ। सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय अपर्याप्त अपर्याप्त। ऐसे वेल उसकी किसमें होता है? वेल हाँ, ये जलचर का जीव है ना? जलचर है ना? जलचर तो जलचर कहाँ तक जाता है? 7वीं ये राशि तक। 40 इसकी आगति है, वो गति तो आगति है 16, हाँ, आगति 16 की है, गति 40 की है। 10 ना? 10 की है, 5 10 सन्नि की। तिर्यंच पंचेंद्रिय। 7वीं नारकी में जाएगा वो। ये 7वीं नारिकी का है। अभी वेल क्या है? वेल सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय है ना? अभी जहां तक हमने सीखा है, वेल कौन सी कैटेगरी में आता है? सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय की कैटेगरी में आता है, करेक्ट? हाँ। सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय ऐसे तो चारों गति में जाता है, मैंने अभी तक वो करवाया नहीं है, बट जितना हमने सीखा है, वेल की आगति 16 तक हो सकती है, क्योंकि जलचर 7वीं नारकी तक जाता है, करेक्ट? तो 15 कर्म भूमि प्लस 1 जलचर, और दिस इज आगति। गति कितने की है? 15 कर्म भूमिज के अपर्याप्त मनुष्य। सिर्फ 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय अपर्याप्ता पर्याप्ता। 7वीं नारकी की गति इतनी है ना, 10 की। क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ। गति का कितना बताया आपने दी? 10। अभी 7वीं नारकी में आ गया वेल, समझिए इसका कितना है? 15 कर्म भूमि और 1 जलचर का जीव है। मीन्स वो वेल है ना, अभी कौन से भाव में है वो? वेल के भाव में है। हाँ? वेल के भाव में है ना ये? हाँ, तिर्यंच में है। अभी वो वेल है। हाँ, अभी वो सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय है। हाँ। अब यहाँ से मरकर वो गति कहाँ कर सकता है? तो आपने ये कितना लिखा? 10 लिखा है? हाँ, 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय ना। कि ये 15 कर्म भूमिज मनुष्य में भी तो जा सकता है, पर्याप्त अपर्याप्त। इसकी 40 का गति नहीं आएगी क्या? गति 40 आनी चाहिए। 40 नहीं आएगी उसकी। अच्छा, विल कीप दिस, 1 मिनट। इसकी एक्चुअली गति 527 की है। मैं एक बार पूरी तिर्यंच करवा दूं, उसके बाद समझाऊंगी, ठीक है ना? कि 15 कर्म भूमिज मनुष्य के। फिलहाल आपने जो भेजा था ना, वो उतना ही था कि नारकी और देवता में जो आने वाले थे ना, वहां तक की गति आगति निकालनी थी। हाँ, उतना ही करवाना क्योंकि था। आगे तो इनके क्योंकि आगे तो उनके सिंगल है ना। हाँ, तो आगे सिंगल है, तो जब उसको पढ़ेंगे तब आएगा कि हाँ प्रॉपर, मतलब परफेक्टली इसकी गति ये है और आगति ये है। हाँ,
ये गति अगति नारकी और देवता के हिसाब से मैंने दी, क्योंकि आगे के मैंने करवाए नहीं। ऐसे तो शनि जी। तिर्यंच पंचेंद्रिय, अभी तो वो फिलहाल शनि तिर्यंच पंचेंद्रिय है। अभी ये काल करके गति क्या करेगा वो शनि तिर्यंच पंचेंद्रिय का पढ़ेंगे जब भी आएगा, टू बी श्योर। तो अभी इसको ऐसे ही रखेंगे, एक बार गति अगति होने के बाद इसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना? जैसा है वैसे ही रखते हैं। ओके, तो अभी लास्ट क्लास तक मैंने 3 विकलेंद्रिय और 3 सूक्ष्म स्थावर किए थे। लास्ट वही था 179 की लड़ और 179 की लड़, कि उसके आगे करवाया था? नहीं करवाया ना? अपने 243 से बादल पृथ्वी का ये भी करवा दिया। 5 असनि तिर्यंच पंचेंद्रिय, जलचर स्थलचर खेचर उर परिसर भुज परिसर। आगति 179 की लड़ होती है, गति भी करवाया शायद मैंने। आपने वो करवाया था 17 एस सन्नी 179 और 395 था उसकी गति। हाँ वो करवा दिया ना मैंने, हाँ, यहाँ तक करवाया क्लियर था। हो गया। 5 असनि तिर्यंच पंचेंद्रिय की गति 395 कैसे आई, ये क्लियर हो गया? इसमें डाउट है? जैसे पहली नार की लिया, हाँ, फिर 51 जाति के 48 देवता लिया, हाँ 51 जाति के देवता लिया, हाँ 51 जाति के 56 अंतर्दीप लिया, हाँ 108 इसके फिर 108 की पर्याप्ता करेक्ट। 216 हो गया, और इसके और बाद उसके बाद 179 की लड़। आगति। हाँ जी 179 की लड़। तो 395 हो गया। हाँ जी। ये क्लियर हो गया। अब 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में जाना, ठीक है? 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय की आगति कहाँ अलग अलग है? नारकी में गति तो सेम ही थी, आगति अलग अलग था, तो यहाँ पे गति अलग अलग रहेगी, आगति एक ही रहेगी। 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय, कोई भी जीव अगर 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में है, समझो जलचर स्थलचर खेचर उर परिसर भुज परिसर। पहले तो नारकी कितने नारकी तक जा सकता है, ऐसे काउंट करेंगे, कितने नारकी तक जा सकता है? 7 नारकी तक जा सकता है। क्लियर? 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय, जलचर स्थलचर खेचर उर परिसर भुज परिसर। अगर कौन सा भी 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय है तो वो मरकर उसकी आगति क्या है, वो 7वीं नारकी से भी आ सकता है। तो 7 नारकी काउंट किया जी। प्लस 81 जाति के देवता। 81 जाति के देवता में 18 जाति के देवता मैंने छोड़ दिए। ये कौन से हैं? 9 से 12 देवलोक 4 ये नहीं, 9 ग्रवहिक नहीं, 9 लोकांतिक शायद, 9 लोकांतिक एंड 5 अनुत्तर विमान। इसमें 25 भवनपति, 26 मानवंतर, 21 जाति के देवता आएंगे, 10 ज्योतिषी और 8 देवलोक, 3 सब किल्बिशी और 9 लोकांतिक। हाँ, तो कौन से छूट गए? देखो 99 जाति के देवता है ना टोटल। जी 99 जाति के देवता में ऊपर के जो देव होते हैं ना, जैसे 9 से 12वें देवलोक, ठीक है, हाँ 9 लोकांतिक और 5 अनुत्तर विमान, इनकी आगति कितनी है? 15 की ही है। सिर्फ 8वें देवलोक तक शनि तिर्यंच पंचेंद्रिय जाता है। आप एक बार देव में देखिए, सिर्फ 8वें देवलोक तक शनि तिर्यंच पंचेंद्रिय जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाता। उसके ऊपर की आगति 15 की है एंड गति 30 की है ना? जो 18 जाति के देवता है उनकी आगति कितनी है? 15 की है, गति कितनी है? 30 की है। मीन्स 18 जाति के देवता में शनि तिर्यंच पंचेंद्रिय नहीं जाते हैं। तो 99 में से 18 में निकाले तो कितने जाति के देव जा सकते हैं? 81 जाति के देवता जाएंगे। इसमें 81 है। हाँ बोलिए। 25 भवनपति, 26 वाणियंतर, हाँ बोलिए। 25 भवनपति, 26 व्याणवंतर, 10 ज्योतिषी देव, हाँ और वैमानिक देव 1 से 8 तक, हाँ, और 9 लोकांतिक देव, और 3 किल्बिशी देव। बस ये 81 हो गया। हाँ करेक्ट है। ये 81 जाति के देव ही जा सकते हैं।
ठीक है। तो 5 सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय की आगति में 7 नारकी, 81 जाति के देवता प्लस 179 की लड़। ठीक है, 179 की लड़ में क्या क्या आ गया? 101 समूर्च मनुष्य, 48 तिर्यंश और 15 7 कर्म पृथ्वी भूमि के। की अपर्याप्ता पर्याप्ता। ये क्लियर हुआ? इसमें डाउट है? ये एक बार आप बताना दी, जैसे आपने बताया ना कि ये 8वें देवलोक तक ही मतलब शनि तिर्यंश जा सकता है, हाँ, और उसके बाद आपने क्या बताया? उसके बाद जो ऊपर के 18 जाति के देवता है ना, आप एक बार देवता निकालिए, लास्ट वाला देव देखिए, 13th वाला नंबर देखिए। 9वें देवलोक से 12वें देवलोक तक 9 ग्रवहिक, 5 अनुत्तर विमान, ये 18 जाति के देवता की आगति क्या है? 15 कर्म भूमि। इसमें शनि तिर्यंश पंचेंद्रिय है क्या? ये 13 से 9वें नहीं देवलोक। है, ओनली 15 कर्म भूमि के मनुष्य ही हाँ, है। 13th नंबर देखिए आप प्रमिला जी, 13th नंबर इसमें 15 कर्म भूमि के पर्याप्त अपर्याप्त है, नहीं है पर्याप्त ना? अपर्याप्त। तो 5 शनि तिर्यंश पंचेंद्रिय कहाँ तक लिए हैं आप? 17 जाति के देव तक लिए ना, तीसरे से लेके 8वें देवलोक, 9 लोकांतिक, दूसरे तीसरे किलविशी देव, वहां तक लिए हो ना आप? हाँ जी। वहां तक जाता है। मीन्स शनि तिर्यंश पंचेंद्रिय कहाँ तक जाता है? सिर्फ 8वें देवलोक तक जा सकता है। उसके आगे के जो भी देव है, वो तो 18 जाति के जो भी देव है उसमें नहीं जाता है। तो अपने को मालूम है देव कितने हैं? 99 जाति के देवता है ना। हाँ 99 जी। जाति के देवता में 18 जाति के देव में शनि तिर्यंश पंचेंद्रिय नहीं जाता है, तो टोटल कितने बचे? 81। तो 81 जाति के देवता में वो जा सकता है। कौन सा भी देव बन सकता है 81 जाति के देव में, यहां से निकलकर। क्लियर? ये 18 देवलोक, वो 18 देव कहाँ तक जा सकते हैं? ये 18 जाति के देवता, ये 15 कर्म भूमि मनुष्य पढ़ेंगे ना हम, जब ये आएंगे बचे हुए ठीक देवता। अभी ठीक है, 15 ठीक कर्म है। भूमि मनुष्य स्टार्ट नहीं किया है ना। जब 15 कर्म भूमि ठीक है। मनुष्य पढ़ेंगे ना, जब ये 18 जाति के देवता भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे। क्लियर हुआ? 81 जाति के देवता कैसे आए, ये समझ में आया? हाँ जी। मीन्स 81 जाति के देवता भी शनि तिर्यंश पंचेंद्रिय बन सकता है। आगति है ना ये, तो 7 नारकी तक जा सकता है। 81 जाति के देवता भी शनि तिर्यंश पंचेंद्रिय बन सकते हैं। 179 की लड़ में कोई भी शनि तिर्यंश पंचेंद्रिय बन सकता है। 179 की लड़ आपको मालूम है, इसमें तिर्यंश भी आ गया, मनुष्य भी आ गया, देव भी आ गया, नारकी भी आ गया, चारों जाति के जीव आ गए तिर्यंश के लिए। ये क्लियर हुआ? तो व्हाट इज दिस टोटल? ये टोटल कितना है? 267। तो 5 शनि तिर्यंश पंचेंद्रिय की आगति है 267 की। अब गति अलग अलग होगी। क्यों गति अलग अलग होगी? क्योंकि इनके आगति अलग अलग थी आगे कहाँ पे? नारकी में। हाँ, नारकी में इनकी आगति अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे इनकी गति अलग अलग होगी। एंड गति में याद रखेंगे, वहां 7 आया था, यहाँ कितना आएगा? 14 आएगा, क्योंकि यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त दोनों भी काउंट होता है। ठीक है ना? तो गति जलचर की कितनी है? 527 की। 527 में पहले तो 14 नारकी आएगा, क्योंकि 7वीं नारकी तक जाता है। क्लियर? प्लस 48 तिर्यंश में जाता है, प्लस 303 मनुष्य में जाता है, एंड 162 देवता में जाता है। 162 इज नथिंग बट 81 का डबल। तो अगर 5 शनि तिर्यंश पंचेंद्रिय का जीव है, जैसे अभी मैंने कहा वेल,
तो वेल की गति क्या है? अभी वेल ये भाव में क्या है? सन्नी तिर्यक पंचेंद्रिय है। मैं अगर इसकी गति पूछूं तो इसकी गति कितने की है? 527 की है। मीन्स 7 नारकी तक जा सकता है। 48 पीरियड्स में कौन सा भी पीरियड बन सकता है। मनुष्य के 303 वेद में कौन सा भी वेद बन सकता है। एंड सिर्फ 81 जाति के देवता में कौन सा भी देव बन सकता है। तो यहाँ सिर्फ कितना छूटा? 18 जाति के जो देव है ना उतना ही छूटता है, बाकी सब आ गया। ये क्लियर हुआ? हाँ जी। अभी जो जीव वेल है नाउ एट प्रेजेंट वो क्या है? वेल है। मीन सन्नी तिर्यक पंचेंद्रिय। कौन सी कैटेगरी में? वो जलचर में। जलचर में होने के कारण उसकी गति मीन्स यहाँ से काल करके वो गति कितनी ले सकता है? 527 की ले सकता है। तो फर्स्ट का आंसर वही है, 527 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन। उसकी गति क्लियर। और आगति कितनी रहेगी उसकी? 267 की। मीन्स वो कहाँ से आ सकता है? 7 नारकी से आ सकता है, 81 जाति के देवता से आ सकता है, 179 की लड़की से आ सकता है। ये इसकी आगति, ये इसकी गति। इसमें कुछ डाउट है? नो। नेक्स्ट है जलचर के पहले क्या आता है? भू, खे, स, उ और परिसर। करेक्ट? वो याद है आपको? हाँ जी। भू, खेत, उस जो। हाँ, भू, खे, स, उ। तो नेक्स्ट इज पूर्व परिसर। पूर्व परिसर की कितनी रहेगी? 2 कम करना, 2 नहीं 4 कम करना, सॉरी चौथी नारकी तक जाता है ना, तो 523। 523 कैसे बोलो? ये पूरी 7 नारकी तक जाता है जलचर, ठीक है ना। 6th नारकी में भी ये नहीं है, खाली 5th नारकी तक जाता है गुरु परिसर। तो दोनों छठी और सातवीं नारकी के अपर्याप्त और पर्याप्त कम कर लेंगे। हाँ, तो 2 कम हो गया ना, 2 and 2 4 कम हो गया ना, 7th के भी और 6th के भी। तो 527 से सीधा 523 सेम। ये 14 will become 10 plus 48 plus 303 plus 81 जाति के देवता सेम। I've just reduced 2। इसके बाद है स्थलचर। इसका कितना है? 521। सिर्फ 2 कम करना बस। 5वीं नारकी का पर्याप्त और अपर्याप्त। हाँ, ये 7वीं में जाता है, यही 6ठी में भी अवेलेबल है, 5th तक ये जाता है, ये 4th हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 519 एंड भुज परिसर 517। सो 7 6 5 4 3 2। यहाँ से काउंटिंग करते ना। भुज परिसर दूसरी नारकी तक की जाता है, खेचर तीसरी नारकी तक की जाता है, स्थलचर चौथी नारकी तक की जाता है, और परिसर 5वीं तक जाता है, 6ठी में जलचर, 7वीं में भी जलचर। सो 527 523 सिर्फ यहाँ 4 कम होगा, उसके बाद 2 कम करना। 521 519 517 सबकी आगति 267 है, ये सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं। ये क्लियर? इसको अपन उल्टा ले सकते थे याद करने के लिए। 517 519 भुज परिसर, खेचर, स्थलचर, उर परिसर और जलचर। आप कैसे भी लो, मीन्स कैसे छूटता है आपको मालूम रहने के लिए ऐसे बताया, आप ऐसे समझो वैसे समझो। नहीं, क्योंकि अपन ने जो स्लोगन लिया है ना, हाँ, भू, खेत, अगर उस तरह से चलेंगे तो फिर ये मतलब काउंटिंग भी उस तरह से चल पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब वो था। हाँ, बस इतना ही आपको मालूम है ना कि उर परिसर और जलचर के बीच में 4 का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये 2 नारकी पहले ही छूट जाता है उर परिसर, नेक्स्ट नारकी में जलचर है और उसके बाद वापस जलचर ही है, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस।
ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। 18th हाँ जी, मेरा तो तो हो अभी गया। हाँ, तो अभी मैं आपको सिर्फ वेल का बोल रही हूँ, तो वेल कम्स इन दिस। अभी जैसे लिजर्ड का बोला, तो लिजर्ड क्या है, असमितिरेंज पंचेंद्रिय। तो जैसे आपने बताया, आगति विल बी 179 की लड़ एंड गति विल बी 395। अब जैसे पिजन बोल रही हूँ, तो पिजन का क्या है बोलिए। वो भी तिर्यंज पंचेंद्रिय ही है। हाँ, सन्नितिरेंज पंचेंद्रिय, बस कौन सी कैटेगरी में। ये किस में, खेचर में आता है? हाँ, खेचर में आता है। तो इसकी गति ओके। आगति कितनी है पहले। इसकी आगति वही 267 की है, हाँ, और खेचर की गति है 519 की। 517, 519, 521, 523 एंड 527। क्लियर हो गया हाउ इट वर्क्स। यस, बस इतना ही है, उसको ऐसे ही निकालते जाए तो परफेक्ट होता जाएगा। कोशिश करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। आज यहाँ तक के रखते हैं। दी एक बार ये हाँ जी, आगत हाँ जी। बताना 267 कैसे आया। 267 ये वाला। आगति हाँ 267। अभी कौन से जीव मरकर 5 सन्नितिरेंज बन सकते हैं। आगति का मतलब क्या है, सन्नितिरेंज जहाँ- पंचेंद्रिय की गति में आना, तो कम। हम्म। तो कहाँ से जीव मर के सन्नितिरेंज पंचेंद्रिय बन सकता है। 7 नारकी का कोई भी जीव सन्नितिरेंज पंचेंद्रिय बन सकता है, क्योंकि सन्नितिरेंज पंचेंद्रिय कहाँ तक जाते हैं, 7वीं नारकी तक जाते हैं ना। हाँ जी। हाँ, अब आपको चारों गति के जीव आना है। तिर्यंज में चारों गति के जीव आ सकते हैं, ये तो क्लियर है ना। हाँ जी तो पहले 48। नारकी का लिया, तो 7 नारकी तक जा सकता है सन्नितिरेंज। तो 7 नारकी के जीव सन्नितिरेंज बन सकते हैं, करेक्ट। हाँ हाँ, अब 81 जाति के देवता कैसे, मीन्स 99 जाति के देवता है टोटल। इसमें ऊपर के जो 18 जाति के देवता है, 18 जाति में 5 अनुत्तर विमान आते हैं, 9, 10, 11, 12वां देवलोक आता है एंड 9 ग्रवहित। इतने 18 जाति के देवता में सन्नितिरेंज पंचेंद्रिय नहीं जा सकते, वो सिर्फ 8वें देवलोक तक ही जा सकते हैं, करेक्ट। हाँ तो जी 91 में से तो 81 जाति के जो भी देव है, जैसे आपने काउंट किया ना, 51 जाति के देवता, 10 ज्योतिषी, पहले से लेके 8वें देवलोक, 9 लोकांतिक एंड 3 किल्बिषी, इतने पूरे देव क्या बन सकते हैं, 5 सन्नितिरेंज पंचेंद्रिय बन सकते हैं। ये क्लियर हुआ। हाँ जी एंड मनुष्य और तिर्यंज का काउंटिंग करते हैं तो 179 की लड़ में जितने भी मनुष्य और तिर्यंज है वो सभी मरकर सन्नितिरेंज पंचेंद्रिय बन सकते हैं। तो 179 की लड़ में तिर्यंज कितने हैं, टोटल 48 पूरे हैं, और मनुष्य कितने हैं, 101 समूर्च्छित मनुष्य, 15 कर्मभूमि मनुष्य के अपर्याप्ता पर्याप्ता। तो इतने सभी जीव मरकर सन्नितिरेंज पंचेंद्रिय बन सकते हैं। ये टोटल करते हैं तो इसका टोटल 267 आता है। ये क्लियर हुआ। हाँ जी। अब इसकी गति, हर एक की गति अलग अलग है। जैसे अभी आशा जी ने कहा वी स्टार्ट फ्रॉम डाउन। अब आपको मालूम है ना, क्या था, भू, खे, स्थ, उ एंड ज, ये याद है आपको। हाँ जी एक नारकी में एक सन्नितिरेंज पंचेंद्रिय निकलता है। तो पहले सबसे पहले कौन सा निकलता है, भुज परिसर निकल जाता है, करेक्ट। हाँ जी भुज परिसर कौन सी नारकी तक जाता है, 7वीं नारकी तक। 7वीं नारकी तक जाता है। एक भुज मिनट। परिसर तीसरी तीसरी नारकी एक को से छोड़ दूसरी, के, दूसरी पहली और only, दूसरी में जाते हैं। पहली और दूसरी छोड़ के तीसरी नारकी तक। तीसरी नहीं, नारकी में नहीं जाता है। पहली दूसरी में जाता है, तीसरी को छोड़ देता है, उसके बाद नहीं जाता है। तीसरी से फर्स्ट एंड सेकंड में जाता है। बस सिर्फ दूसरी नारकी तक ही जाता है वो, तीसरी नारकी में नहीं जाता है, करेक्ट है ना। ठीक है। हाँ, तो अभी दूसरी नारकी तक जाता है, उसकी अपर्याप्ता पर्याप्ता लेना, क्योंकि गति ले रहे हैं हम। तो नारकी के कितने हो गए, 4। नारकी के 4 हो गए। 4 हो गए, करेक्ट है। हाँ जी अब हम इस भुज परिसर की बात करते हैं। ओके, भुज परिसर पर सिर्फ पहली और दूसरी नारकी में जाता है, इसके अपर्याप्ता पर्याप्ता लेने के कारण कितने हो गए, नारकी के 4 हो गए, ठीक है ना। उसके बाद किसमें जाता है ये भुज तिर्यंच परिसर, में, और तिर्यंच में 48 तिर्यंच में जाता है। फिर मनुष्य है 303। मनुष्य में किसी में भी जा सकता है, और सिर्फ 81 जाति के देवता तो 162 है।
क्योंकि 81 जाति के देवता की अपर्याप्ता और पर्याप्ता। पर्याप्ता। क्लियर हुआ ये? हाँ जी। तो ये कॉमन ही है, हर एक में ये कॉमन रहेगा। 48, 303, 162 कॉमन है, सिर्फ यहाँ चेंज हो, नारकी चेंज होगी। ठीक है ना। तो भुज परिसर की गति कितनी है? 517 की है। अगर आप टोटल करें तो ये विकेट 517। ठीक है। नेक्स्ट इज खेचर। खेचर की गति अब कहाँ तक जाता है? खेचर तीसरी पृथ्वी तक जाता है। तो हाउ मेनी? 6 हुआ, छठा 6 हो गया। 3 into 2 6 हुआ ना ये? हाँ जी। हाँ, 6 प्लस जैसा सेम है वैसा ही 48 प्लस 303 48 303 162 सो टोटल 519। 519। बस ये 4 था, 6 था, ये 2 ऐड किया। क्लियर हुआ? हाँ जी। जी। भू के स्थलचर कहाँ तक जाता है? चौथी पृथ्वी तक। चौथी मीन्स 8। 8 हो गया। हाँ, My total will become 5, 2, 1. मतलब चौथी पृथ्वी का मतलब अपर्याप्त और पर्याप्त। हाँ, 2 ऐड करना ना, अपर्याप्त पर्याप्त गति है इसकी। ठीक है। हाँ तो 519 से 521 हो गया, मालूम पड़ा ना? 2 ऐड किया। हाँ। पूर्व परिसर दिख रहा है क्या? 10 नारकी तक। यहाँ लिखो, ये 10वीं हटा दो, यहाँ लिखो। पूर्व परिसर को 5वीं 10 नारकी तक जाता है, सो 10 लिख दिया। तो वो 10 हो गया। हाँ, पर्याप्त। 523 हो गया। ठीक है। ठीक है। अब छठी नारकी में क्या जाता है? सिर्फ जलचर जाता है। जलचर होता है वो 14वीं नारकी सातवीं तक। नारकी में भी क्या जाता है? जलचर ही जाता है। हाँ जी। तो 2 नारकी आपको ऐड करना है, तो दिस 10 विल बिकम 14। छठी नारकी के 2, 7वीं नारकी के 2। क्लियर हुआ? हाँ। जलचर छठी 40। नारकी में भी जाता है और 7वीं नारकी में भी जाता है। ये क्लियर है ना? हाँ। अब छठी नारकी के पर्याप्त अपर्याप्त कितने हो गए? 2। 7वीं नारकी के अपर्याप्त पर्याप्त कितने हो गए? 2। तो टोटल कितनी नारकी में जाता है? 4। टोटल 4 नारकी में जाता है। So 10 plus 4, this adds on to 14. This becomes 527. ये क्लियर हुआ? हाँ। ये सन्निधि रेंज पंचेंद्रिय की अलग अलग गति है। आ गति उसकी सेम है 267 की। इसलिए मैंने अभी पूछा था आशा जी को, अभी मैं पूछूं पिजन की आगति क्या है? आप बोलिए प्रवीणा जी। गति सॉरी, पिजन की आगति तो वही होगा ना 300 ये 267। वेरी गुड। एंड गति कितनी रहेगी? गति रहेगी 519। 519। और वेल की? किस चीज की? वेल जलचर की गति तो होगी 527 और आगति 267 सबकी रहेगी ये। अब आपको क्लियर हो गया कैसे है? हाँ जी। हाँ जी। आज इतना ही रखेंगे। हाँ सर। आई डोंट नो कितनी टाइम या इट्स 521। ठीक है, इतना ही रखेंगे आज। ओके, आज स्टार्टिंग का यही नहीं करवाया। हाँ, दोहा बोलेंगे। आप बोलिए आशा जी। जी। कहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। गुरुवर आपका उपकार, ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बोला हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।